हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स वल्ला। क्लास 12th में आ गए हो, सबसे पहले तो ये खुशी होगी। हाँ, और क्लास 12th में अकाउंटेंसी का जो तुम्हारा एग्ज़ाम इस बार आने वाला है, वो सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स से होगा। पार्टनरशिप से आपके एग्ज़ाम में टोटली 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा बड़ा है ये, तो आराम से धीरे धीरे कवर किया जाएगा सारा का सारा। और इसका सबसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है और कैसे क्या किया जाता है इसमें। तो यार, तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, एक बिजनेसमैन होता है जिसको हम कहते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या करता था ना, अकेले बिजनेस करता था और सारा का सारा मुनाफा जो भी होता था यही है पूरा अचीव करता था वहाँ पे। अब क्या होता है, अच्छा, इसके पास जो बिजनेस करता था ये बंदा, ये वर्ष के अंत में यानी कि ईयर के एंड में जो अकाउंट तैयार करते थे, फाइनल अकाउंट जो होता था, उसमें क्या होता था, मतलब क्लास 11 में हम लोगों ने तो वही देखा था ना कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो अपने बुक को कैसे मेंटेन करता है, वो अपना हिसाब किताब कैसे देखता है। तो हम लोगों ने देखा था कि वो ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता है, उसके बाद P&L अकाउंट तैयार करता है एंड देन बैलेंस शीट, ये होता है। लेकिन अच्छा, ऐसे बस समझो, अगर एक अकेला इंसान है तो ये कितना बिजनेस कितने बड़े पैमाने पे कर सकता है, बहुत करेगा यार। इसकी हर चीज़ें बिल्कुल ना लिमिटेड होंगी। अगर एक अकेला बंदा है बिजनेस कर रहा है तो उसकी हर एक चीज़ लिमिटेड होंगी। कैपिटल उसका लिमिटेड होगा, वो जो डिसीजन लेगा अकेले ही लेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है डिसीजन लेने में। अब अकेले बिजनेस कर रहे हो, तुम ही मालिक हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हो सकता है ना कि हर एक चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉफिट तुम अकेले लेते हो, ठीक है, लेकिन कैपिटल तुम्हारी कम हो सकती है, नॉलेज सिर्फ तुम्हारा ही लगेगा। तो कभी कभी होता है क्या कि हम नॉलेज इतना गेन नहीं कर पाए जिनको चाहिए होता है, और इसके बाद मतलब हर एक चीज़ को लेकर के बहुत सारी कठिनाइयाँ हो जाती हैं, और इसमें जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ऐसा देखा जाता है। आप अपने अगल बगल की जो दुकान देखते हो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ही है। एक अकेला बंदा चला रहा होता है और वही उसका मालिक होता है और वही उसका नौकर भी होता है, तो उसी को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो क्लास 11 में हम लोगों ने यही देख लिया था कि वो लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसा सोचा गया, ऐसा देखा गया कि यार अब अकेले में तो बिज़नेस हमारा सही से हो नहीं पा रहा है, थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, अब मुझे क्या करना है, तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो अकेला बंदा बिजनेस कर रहा था ना, अब ये क्या करता है, कुछ लोगों को अपने साथ में ले लेता है और साथ में मिल करके फिर बिजनेस करना स्टार्ट करता है। तो ज़रा आप बताइए कि अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था और वो बिजनेस कर रहा था तो उसके पास क्या क्या कमियाँ थी। पहली बात तो प्रॉफिट कम होता था, कैपिटल कम होते थे, डिसीजन सही से नहीं ले पाता था, टाइमली सभी चीज़ों को नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं जो वर्क होगा वर्क का भी ज़्यादा बर्डन हो जाता है अकेले करने पर। लेकिन अब जब कुछ लोग मिल करके साथ में करना स्टार्ट कर दिए काम को, तो यहाँ पे जो कमियाँ थी ना, कहीं ना कहीं वो दूर हो गई। जैसे अब अगर 2-4 लोग मिल के काम करेंगे तो हो सकता है कि इनमें से सभी लोग कुछ कैपिटल दें। अब भाई इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी कैपिटल की, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपये था। अगर 1 लाख रुपये इन लोगों का हो जाएगा सभी का, तो कहीं ना कहीं 4 है तो 4 लाख रुपये आएगा कैपिटल के हिसाब से। जो काम होगा भाई, अलग अलग लाइन में अलग अलग काम होता है, तो अब ये काम इनका बढ़ जाएगा। जब काम बढ़ जाएगा तो हर एक बंदा एक ऐसा काम करेगा जिसमें वो स्पेशल होगा, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा उसे स्पेशलिटी होगी उसकी, तो अच्छे से काम हो जाएगा। तो ऐसे में जो कुछ लोगों ने मिल करके बिजनेस करना स्टार्ट किया है ना, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हम कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा, यही है पूरे चैप्टर में। हमको देखना क्या है कि अब हम, क्योंकि हम क्लास 12th में आ गए हैं ना अब तो अगर क्लास 12th में आ गए हो तो कहीं ना कहीं अब थोड़े से ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है। उस टाइम क्या था कि थोड़े छोटे पैमाने पे था, अब यहाँ पर क्या है, थोड़े बड़े लेवल पर है कि भाई आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का तो देख लिया, पार्टनरशिप का देखो कैसे क्या चलता है।
तो अब यहाँ पे कुछ लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं और इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन से कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन है अपना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोल रहे हैं, देखो अच्छे। कहने का मतलब हमारे यहाँ जैसे हर काम होता है तो उसके लिए कोई ना कोई एक नियम होता है। जैसे भाई अगर जो जज वगैरह बैठते हैं, जो कोर्ट में जज बैठते हैं, जो वकील होते हैं, वो कैसे निर्णय को बताते हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक नियम बना होता है पहले से, तभी तो बताते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे यहाँ पार्टनरशिप में क्या चीज़ें होनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने या फिर हमारे यहाँ के लॉ ने एक रूल बनाया हुआ है और उस रूल को डिफाइन किया गया है किसमें, 1932 में। ठीक है, उस अब इसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की लीगल जो डिफिनीशन है वो दिया गया है। तो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है इस मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार सेक्शन 4 में जो डिफिनीशन दिया हुआ है क्या कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी कि जो पार्टनरशिप होता है ना ये कुछ पर्सन के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि सहमत हुए या फिर इस बात पे एग्री हुए हैं कि हम अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। किसका कौन से प्रॉफिट का, बिजनेस के प्रॉफिट का। ये सभी क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा ये सभी बांटेंगे उसको। ठीक है, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब कि अब वो बिजनेस जरूरी नहीं है कि सभी लोग चलाए मिल करके, हो सकता है कि कोई एक भी लेकर के चल सकता है, मतलब वह बिजनेस सभी चला सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक भी चला सकता है। तो ये चीज़ें पार्टनरशिप में कहलाती है। जैसे यहाँ पे 4 पार्टनर हैं तो ऐसा हो सकता है कि चारों वर्क करें तो भी हो सकता है, या फिर इनमें से कोई एक करता है और बाकी लोग बैठे हुए हैं तब भी वो पार्टनरशिप में कहे जाएंगे। ठीक है, तो मेनली डिफिनेशन हमारा यही कहता है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ लीजिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो आप लोग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, तो इसके बाद जो स्टार वाला पॉइंट है, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली फर्म। कहने का मतलब कि जो पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं उनको इंडिविजुअली यानी कि अकेले यदि है सिर्फ तो पार्टनर कहा जाएगा और सभी को कलेक्टिवली मतलब सभी को मिला करके फर्म कहा जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक बिजनेस में 3 पार्टनर हैं। ठीक है, तो अब ये तो पार्टनरशिप में जो इनका रिलेशन है, कैसा रिलेशन इनका, पार्टनरशिप का। यही तो पार्टनरशिप होता है, 3 लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं या फिर जितने भी लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। अब क्या होता है, अगर मैं किसी एक की बात करूं कि पर्सनली सिर्फ इसको क्या कहा जाएगा, तो इसे हम कहेंगे पार्टनर। यानी कि पार्टनरशिप में इंडिविजुअली किसी को पार्टनर बोला जाता है। अब अगर तीनों को बोला जाए कि भाई पार्टनरशिप में जो तीनों हैं उनको क्या कहा जाएगा, तो इनको कहा जाएगा फर्म। ये मेन टॉपिक है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप में जो लोग रहते हैं इंडिविजुअली और कॉल्ड पार्टनर, किसी एक को उसमें से पार्टनर कहा जाएगा और सभी को मिला करके फर्म कहा जाएगा। अक्सर आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब आपको ये जरूर बता देगा कि हाँ कुछ लोग हैं इस फर्म में इतने पार्टनर हैं, इस फर्म में इतने पार्टनर हैं। तो फर्म बेसिकली मतलब ये हुआ कि जितने पार्टनर्स हैं उन लोगों को मिला करके बोला जा रहा है, और किसी एक को इंडिविजुअली जब बोला जाएगा तो उसको पार्टनर कहा जाएगा। रिलेशन तो सभी का पार्टनरशिप वाला ही है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करना है तो फिर आगे बताता हूँ। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के कि फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने मतलब कि पार्टनरशिप में ऐसी कौन कौन सी विशेषता होती है वही बताना है हमको। तो सबसे पहली 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन मतलब कि क्या पार्टनरशिप अकेले हो जाएगा क्या? अगर मैं अकेले ही कहूँ कि हाँ मैं पार्टनरशिप में हूँ, कहाँ पार्टनरशिप में हूँ भाई? पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, कम से कम ना 2 या उससे अधिक लोग होने चाहिए। तो बेसिकली ये इसका फीचर्स होता है पहला, 2 और मोर पर्सन। इसके बाद दूसरा क्या होगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब एक तरह से आप रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, और यह एग्रीमेंट आपका
ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है, ठीक है। हम ज़बरदस्ती किसी को पार्टनर थोड़ी बनाएंगे, हाँ भाई तुम मेरे साथ पार्टनर रहो ही नहीं। तो बेसिकली आपको पहले एग्रीमेंट कराना होता है, तभी पार्टनरशिप चलता है। अच्छा, मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो 2 और मोर पर्सन है, कितने अधिक से अधिक पार्टनर हो सकते हैं हमारे साथ। तो बच्चों याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सबसे पहले जो बिजनेस होते हैं हमारे यहाँ 2 तरीके के होते हैं, एक तो बैंकिंग बिजनेस, एक नॉर्मल बिजनेस। तो जो बैंकिंग बिजनेस होता है ना, मिनिमम तो 2 ही पार्टनर होंगे, लेकिन मैक्सिमम की बात करूँ अगर मैं बैंकिंग बिजनेस के लिए तो 10 होते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसी अदर बिजनेस में, तो अदर बिजनेस में मैक्सिमम जो हो सकते हैं पार्टनर वो 50 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हुए तो इलीगल माना जाएगा। यानी आप मैक्सिमम कितने लोगों को पार्टनर बना सकते हो अपने बिजनेस में? अगर बैंकिंग बिजनेस है तो 10, अगर नॉर्मल बिजनेस है तो 50, ठीक है। अब इसके बाद एग्रीमेंट बिना आप बोले तो आप पार्टनरशिप में रहोगे नहीं। और हाँ, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, यानी मुंह से बोल के कि हाँ भाई हम लोग पार्टनरशिप में हैं, या फिर एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपने पहले लिख दिया, उसके बाद सभी लोग पार्टनरशिप में हो। बात करते हैं लॉ, तीसरा वाला जो इसकी फीचर्स है, ये लॉफुल बिजनेस। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप पार्टनरशिप में हो तो जाकर के चरस गांजा का धंधा करो, नहीं भाई। आपको अगर पार्टनरशिप में रहना है, बेसिकली हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, वो इस बात को लेकर के बिल्कुल राजी नहीं होता कि आप इलीगल काम करो और वो पार्टनरशिप में आ जाए। नहीं, आप पार्टनरशिप में हो तो आपका जो बिजनेस होना चाहिए बिल्कुल लीगल होना चाहिए, ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि जो भी पार्टनरशिप में आप लोग हो तो उसमें प्रॉफिट सभी को शेयर होना चाहिए। देखो होता क्या है कि लॉस भले ही ना बांटो, लेकिन प्रॉफिट को सभी में बांटा जाता है। ये पार्टनरशिप के फीचर्स में आते हैं। इसके बाद म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो एजेंट का भी होता है और प्रिंसिपल का भी होता है। एजेंट और प्रिंसिपल का, जैसे मान लो एक फर्म में तीन पार्टनर है, ठीक है। अब इन तीनों में से मान लेते हैं कि एक दिन ये जो पार्टनर है ना, इसको बुखार आ गया या फिर बीमार हो गया। तो अगर बीमार हो जाता है ये बंदा, तो ये अपने बचे हुए पार्टनर से कह सकता है कि आज मैं नहीं जा पाऊँगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पर ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल हो गया, यानी कि प्रधान हो गया, मतलब ये मेन हो गया भाई, मालिक हो गया। और इन लोगों ने इसकी बातों को फॉलो किया कि हाँ ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो हम लोग कर देते हैं, आज वाले तुम बताओ। तो ये लोग क्या हो गए, एजेंट हो गए। मतलब एक ऐसा एजेंट का मतलब तो यही होता है कि दूसरे कहे जाने पर, यानी अपने प्रिंसिपल के द्वारा कहे जाने वाली बातों को मानते हैं, वो एजेंट हो गया। और जो कहते हैं वो प्रिंसिपल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल हो गया, बाकी जो काम कर रहे हैं और ये नहीं आया क्योंकि, तो ये लोग एजेंट कहे जाएंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला पार्टनर तो ठीक है, ये सही है, और दूसरा पार्टनर क्या हुआ, थोड़ा बीमार हो गया, दूसरा पार्टनर बीमार हो गया या फिर कोई अदर रीज़न। तो अब ये कहता है इन दोनों से कि भाई मैं नहीं आने वाला आज, तुम दोनों क्या करना है कि देख लेना। तो अगर एक तरह से क्या हुआ कि ऑर्डर दे रहा है, भाई तुम लोग देख लेना, तो वो क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया, और ये दोनों क्या हुए, एजेंट हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी बातों को इन दोनों को मानना पड़ेगा। आई बात समझे? तो इसके इस फीचर्स, ये बहुत अच्छा फीचर्स है कि जितने भी हमारे यहाँ पार्टनर्स होते हैं वो फर्म में एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं, एक दूसरे की बातों को सभी लोग मानते हैं क्लियरली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको फीचर्स नोट करना, नोट कर लीजिए चलिए जल्दी। तो अब बात करते हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर्स के अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला, राइट्स टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज विद अदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो जानते होगे यार कि इन लोगों का तो मेन राइट्स होता है एक तरह से कि हाँ भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे बांटा जाएगा एक दूसरे में, ठीक है। उसके बाद राइट्स टू कंसल्टेट अबाउट अफेयर ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब आपके बिजनेस में जो भी चीज़ें चल रही होंगी, आप लोगों को, सभी लोगों को उसमें कंसल्ट करके ही होगा। मतलब एक दूसरे से बातें पहले कही जाएंगी, पूछी जाएंगी, हाँ भाई सही है, अगर सभी बोलेंगे कि हाँ सही है तभी होगा, ठीक है। इसके बाद
राइट्स टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपके बिजनेस की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, जैसे आपने देखा होगा ना जर्नल या फिर लेजर या फिर ट्रायल बैलेंस या फिर जो अब फाइनल्स अकाउंट है वो, उन सभी को आपने रख, 4 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हो, उसमें से किसी एक पार्टनर के पास है, तो ये राइट सभी पार्टनर को है कि जा करके उन सभी बुक को एक बार वो चेक कर सके। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ एक ही पार्टनर से वही रख सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद राइट्स टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कहने का मतलब कि आप लोग 2 लोग 3 लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हो और 3 लोग बिजनेस को चला रहे हो और एक चाहता है कि यार ऐसा करते हैं ना कि किसी नए पार्टनर को लेकर के आते हैं, क्योंकि जब नया वाला पार्टनर आएगा तो मेरी थोड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो बढ़ जाएगी। तो सिर्फ एक चाहता है, लेकिन उसमें से कहना क्या चाहता है, राइट्स टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर को ये राइट्स होता है कि आने वाले बंदे को, आने वाले पार्टनर को मना कर सके। 3 पार्टनर है, 3 में से एक चाहता है कि हाँ आ जाओ और 2 चाहते हैं कि ना आए, तो फिर नहीं आएगा पार्टनर, यानी कि एडमिशन नहीं ले सकता। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 पार्टनर तो चाहते हैं कि हाँ भाई एडमिशन किसी पार्टनर को करा दिया जाए, सामने खड़ा है वो मुंह बना रहा हुआ है कि भाई मुझे भी अपने गोल में ले लो, मैं भी सेट हो जाऊँ। तो 2 तो चाहते हैं, लेकिन एक रो रहा है कि नहीं भाई इसको नहीं लेना, तो फिर नहीं आएगा। तो ये आपके पास राइट्स होते हैं, भले ही हज़ारों की संख्या में भीड़ हो या फिर लाखों की संख्या में भीड़ हो, आप जितने भी पार्टनर्स हो, जब सभी लोग सहमत हो गए कि हाँ किसी नए पार्टनर को हमारे यहाँ लाना चाहिए, तभी वो पार्टनर्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो अब बात करते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। देखो यार, जैसे पार्टनरशिप में ना कुछ कमियाँ थी, कमियाँ बहुत सारी थी वैसे तो, लेकिन जो सबसे बिल्कुल बहुत ही घटिया वाली या फिर जो बहुत ही ख़राब वाली कमी थी ना, वो क्या थी कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती थी ना, वो अनलिमिटेड होती थी। कहीं लिखा नहीं, अनलिमिटेड होती थी, यानी कि आप पार्टनरशिप में यदि हो तो आपकी जिम्मेदारियां भाई बहुत ज़्यादा है। आप बिल्कुल एक तरह से फर्म की तरह हो, आपको वहाँ पे वो सभी काम करना है जो कि नहीं भी हो सकता है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो बाद में क्या हुआ ना कि उन कमियों के हिसाब से कुछ लोग ऐसे भी हो गए कि पार्टनरशिप में रहना नहीं चाहते थे। तो एक भगवान प्रकट होते हैं, भगवान क्या बोले तो एक एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं एक्ट 2008। उसमें क्या होता है ना, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला एक्ट है, ये पहले तो जान लो। और इसमें ये बातें कही, ठीक है भाई हम पार्टनरशिप की चीज़ों को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। आसान कैसे? सबसे पहली कि आप जिस बात से डर रहे हो ना कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, हम उसको लिमिटेड कर देते हैं, तो पार्टनरशिप में हो जाओगे ना। बोले हाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एक्ट आया था ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का, उससे जो भी पार्टनर थे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होने लगी। अब देखो ये एक्ट बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कंपनी एक्ट हमारा है, कंपनी एक्ट 2013 वाला, जो फीचर्स आपको कंपनी में मिलेंगे कुछ वैसे ही फीचर्स आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी मिलेंगे। तो आते शुरू करिए इस यहाँ पे। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है एक ऐसा पार्टनरशिप है जिसमें किसी एक पार्टनर की या फिर सभी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जो जिम्मेदारियाँ होती है वो लिमिटेड ही होती है, ठीक है। कंपनी भी वही होता है। अच्छा अब ये चीज़ें देख लो ध्यान से, यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ दोनों को ध्यान से सुनो, तो तुम्हारा एक तरह से पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस भी हो जाएगा और इसके फीचर्स भी हो जाएंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। सबसे पहला कंपेयर करेंगे पार्टनरशिप वाले से। देखो पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो भाई उसका कंपलसरी होता है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो इसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम नंबर, देखो इसमें क्योंकि कंपनी वाली चीज़ें कुछ थोड़ी थोड़ी उसमें आपको ना एक चूरन दे दिया है कि हाँ भाई कंपनी की तरह इसको भी ट्रीट करते हैं। तो अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाते हो तो वहाँ पे जो पार्टनर्स की जो नंबर है ना वो अनलिमिटेड है, चाहे जितने भी हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ नॉर्मली अगर पार्टनरशिप है तो उसमें क्या होगा, आपको पता मैंने बताया था कि 50 होते हैं मैक्सिमम, यानी 50 यहाँ पे पार्टनर बन सकते हैं। लायबिलिटी की बात करूँ मैं तो अगर सिर्फ जनरली पार्टनरशिप है तो वहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है,
लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जितने इन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है, जितना फर्म को दिया हुआ है, सिर्फ उतने के ही जिम्मेदार होंगे, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के नहीं। सबसे अच्छी बात ये सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो क्योंकि अगर सिर्फ नॉर्मली वाला पार्टनरशिप है तो वो अपने फर्म से अलग नहीं होता, ठीक है, दोनों एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं। हाँ, लेकिन अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग अलग अलग मान के ही करेंगे। लेकिन अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो इसमें फर्म भी अलग होता है और उसका जो बिजनेस है, मतलब बिजनेस भी अलग है और बिजनेसमैन दोनों, ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है। तो अब इसके बाद पहले इसको नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट टॉपिक है, पता है आपको, आपके यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये सभी चीज़ें ये आपके TS ग्रेवल, DK गोयल या फिर अदर जो भी बुक है उन सभी को मिला करके मैंने नोट्स बनाया हुआ है। तो आपको इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद किसी और नोट्स को देखने की जरूरत है ही नहीं, बिलीव मी, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप डेट की, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया, आ जाओ इधर। पार्टनरशिप डेट, देखो पार्टनरशिप डेट क्या होता है, तुम लोगों को मैंने फीचर्स बताया था। फीचर्स कौन सा था? एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट में जो बातें मैंने बताई कि भाई आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल बोला तो मुंह से बोल दिया हाँ भाई चल पार्टनरशिप में हो गए हम लोग, ऐसा ऐसा काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डेट में अगर मैं रिटन की बात करूँ, जैसे एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। डॉक्यूमेंट तैयार करने का मतलब कि आपने अपने रजिस्टर के पीछे से एक पेज फाड़ लिया, ये नहीं होगा। इसको आपको क्या करना होता है, एक रजिस्ट्रार के द्वारा मिलता है ये सभी चीज़ें, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जा करके। ये लॉ के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें जो भी बातें होती हैं उन सभी को पहले तो लिख लिया जाता है। पार्टनर्स में जो भी बातें होंगी सभी को लिख लिया जाएगा और उसके बाद जो पार्टनर्स होंगे, बस सभी बातें का मतलब कि हमारे बिजनेस का क्या नाम होगा, पार्टनर्स के क्या नाम होंगे, हमारे बिजनेस को खोलने और बंद करने का टाइम कब होगा, अगर हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो उसके लिए क्या रूल्स और कंडीशन होंगे। तो वो सभी बातें, जितने भी इन लोगों की बातें होती है ना, उन सभी को यहाँ पे लिख लिया जाता है इस छोटे से कागज पर, और फिर उसके बाद थप्पा लगा दिया जाता है गवर्नमेंट का। और जो पार्टनर्स होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन कर देते हैं। जितने भी साइन कर दिए तो ये बन गया क्या हमारा पार्टनरशिप डेट, कि भाई अब जो भी काम होंगे वो इसी के अंडर में रह करके ही होंगे। जैसे क्या क्या बातें हो सकती है इसमें, सबसे पहला बिजनेस का नाम, ठीक है, नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल्स कितना कितना लगाया हुआ है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि फाइनेंशियल ईयर हो और कैलेंडर ईयर हो, तो लोग अपने में पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई हमको जो हिसाब किताब करना है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर का होगा या फिर कैलेंडर ईयर का होगा। तो बातें पहले से हो जाती हैं और ऐसे में संबंधित जो भी बातें होंगी वो सभी के सभी पार्टनरशिप डेट में लिख ली जाती है, ठीक है। तो यही होता है एक्चुअल में पार्टनरशिप डेट, यह एक रिटेल एग्रीमेंट होता है, ये जान लो बस, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डेट ना हो तो उस टाइम कौन कौन सी बातें होंगी। जैसे पार्टनरशिप डेट है तो ठीक है भाई, हाँ हम लोग इतने प्रॉफिट बांटेंगे, तुम्हारा नाम ये है तो तुम ऐसे काम करोगे, हम अपने बिजनेस को इतने टाइम पे खोलेंगे बंद करेंगे, अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है तो हमको ये कंडीशन है तभी वो आएगा नया, अगर आप कैपिटल लगाते हो तो कैपिटल पे आपको इतने इंटरेस्ट मिलेंगे, या फिर अगर आप ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग करते समय आपको इतने चार्ज लगेंगे आपके ऊपर। तो ये सभी बातें तो हमने लिख लिया, लेकिन अगर बाई द वे कुछ ऐसी घटना घट गई जो कि हमने इसमें लिखा ही नहीं है तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही है, 1932, लेकिन सेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। सेक्शन 12 to 17, यानी कुछ बातें बताई गई हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 12 से लेकर के 17 तक के बीच में। वो क्या है, पहले इसको नोट करना तो नोट कर लो, फिर बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डेट ना हो, यानी जब हमारे पार्टनरशिप डेट साइलेंट हो, तो उस टाइम कौन कौन सी बातें एप्लीकेबल होती हैं। सबसे पहले कि क्या इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा क्या वो दिया जाएगा क्या, तो भाई नहीं, यानी कि नील, नहीं देना है आपको। अगर पार्टनरशिप डेट में बातें नहीं कही गई हैं, आपके पास पार्टनरशिप डेट नहीं है, तो उस टाइम किसी को भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, क्या ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, हमें दिया जाएगा, तो वो भी नहीं, याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ भाई ये देखो, अगर तुमने फर्म को लोन दे दिया हुआ है और पार्टनरशिप डेट नहीं है तुम्हारे पास, साइलेंट है,
तो उस टाइम तुमको जो इंटरेस्ट मिलेगा इस पे ना, वो 6% पर एनम मिलेगा, ये ध्यान देना, 6% पर एनम, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस कैसे बांटा जाएगा? अगर पार्टनरशिप डेट ना हो तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उससे इक्वली शेयर किया जाएगा। तो बेसिकली आज की क्लास में मेरे लिए सिर्फ इतना ही है, और मिलते हैं अगले बार उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आई हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और लाइक करने के बाद अगर चाहते हो कि हाँ इसके बाद क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो अब इसके बाद हम लोग क्यों न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल अगर लगाना चाहते हो वो भी सही से लगा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना नहीं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।